हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष प्रासर आप सभी का स्वागत करता हूं कॉन्सेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म पे। कैसे हो? अच्छे हो? एक जबरदस्त वैकेंसी आ चुकी है बीटीएससी जेई। ठीक है, लगभग 7,000 वैकेंसी है सिविल का और इसमें इंक्रीज होगा। बट एक बात कहना चाहता हूं बाबू, अभी वो एग्जाम नहीं निकाले पारवानी तो फिर मुश्किल है। समझ रहे बात को? अब तो कम से कम निकाल लो, अब तो बन जाओ। 7,000 वैकेंसी है। जेई, एसएससी जेई एग्जाम, ये एग्जाम, वो एग्जाम। जब अपना ही स्टेट का इतना सारा एक वैकेंसी निकाला है तो अच्छे से पढ़िए। इसका जो कंपोजिशन होगा एग्जाम का मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए 100% का एग्जाम है तो 100% में 80% सवाल जो होगा टेक्निकल का होगा। ठीक, 20% सवाल आपका नॉन टेक का होगा। नॉन टेक में वही जीके, साइंस सब कुछ रहेगा। तो 80-20 का रेशियो है इधर। समझ गया बात को? तो मेजर फोकस किधर? ये टेक्निकल। अच्छा, एक चीज और, ये जो टेक्निकल वाला पेपर है इसका भी सिलेबस कैसा रहेगा? बीटीएससी जेई का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिलेबस डिस्कस करेंगे टेक्निकल वाला, नॉन टेक वाला। एग्जैक्टली। चैनल को सब्सक्राइब कर लो बाबू। जो आपके स्टेट का है उसको फॉलो कीजिए, ये बहुत जरूरी है। इधर उधर दुनिया भर को फॉलो करते हैं, जो अपना स्टेट का बंदा है उसको आप फॉलो ही नहीं करते। गलत बात है। कर लो सब्सक्राइब हमको। चलो आगे देखो, इन विभागों में वैकेंसी निकला है। कहां से? नोटिफिकेशन तो पढ़ा ही होगा, है ना? नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, ये देख लो। ये सारे विभागों में वैकेंसी निकला है। पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग, जल संसाधन, है ना, लघु जल, ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें वैकेंसी निकाले गए। डिप्लोमा जूनियर इंजीनियर की ये रिक्रूटमेंट है, ये वैकेंसी है। इसका फॉर्म भराना भी चालू नहीं हुआ है। ठीक है, फॉर्म अगला महीना से आपका भराएगा। यहाँ पे देखिए 22/5/2023 से लेके 21/6/2023 के बीच में ऑनलाइन ई वाला वेबसाइट जो अपना है btscbihar.nic.in, यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। तो अभी फॉर्म भराया नहीं है। जो ग्रेड पे है वो ग्रेड पे वगैरह तो जानते ही हो, मतलब अच्छा खासा दरवा मिल जाएगा। 4600 का ग्रेड पे है। ठीक है, डिप्लोमा एलिजिबिलिटी है इसमें। अब जो मेन बात है वो देखो, किस डिपार्टमेंट में कितना वैकेंसी है ये तो नोटिफिकेशन में एकदम दिख जाएगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 35% जिसमें आरक्षण है महिलाओं के लिए, है ना, ये बात पक्का है। इसके बाद यहाँ जो कॉन्सेप्ट चल रही है, ये चल रही है 60+40 की। अब ये 60+40 क्या है भैया? तो ध्यान से समझिए। 40% जो सीट होगा वो उन्हीं स्टूडेंट के लिए रिजर्व है, चाहे वो महिला हो या बॉय हो अपना, है ना, जो बिहार के डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेजेस से पढ़े हुए हैं। ओके, समझ गया बात को जी? जो बिहार के डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेजेस से पढ़े हुए हैं, ये 40% उन्हीं के लिए रिजर्व होगा। और बाकी 60% में ओपन, कोई भी कहीं से पढ़े लेकिन डिप्लोमा का डिग्री होना चाहिए, बस। समझ गए बात को? हाँ, अब लेकिन एक चीज और है, ये देखो, बिहार में ऐसा होता है कि आप अगर अदर स्टेट के भी हैं तो दिल खोल के अप्लाई करिए। यहाँ कोई ऐसा नियम कानून उतना आपको परेशान नहीं करेगा। अदर स्टेट के भी स्टूडेंट दिल खोल के आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बिहार है। आइए, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा असम का एक तो वैकेंसी निकला था, असम पीएससी में, एई और जेई दोनों पे। उसका नोटिफिकेशन अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो वहां पे साफ साफ लिखा है, मस्ट बी ए डोमिसाइल ऑफ असम, नहीं तो नहीं अप्लाई कर सकते। उड़ीसा का निकलता है मस्ट नो ओडिया लैंग्वेज। तेलंगाना का निकलता है आपको तेलुगु वेलुगु आना चाहिए, है ना, उधर का लोकल भाषा मराठी वो आना चाहिए, कन्नड़ आना चाहिए, केरली आना चाहिए। इस तरह की चीजें कंडीशन रहते हैं। वहां से 10th पास किया हुआ होना चाहिए, है ना, इस तरह के कंडीशंस रहते हैं। बट अपना यहाँ पे ओपन, एकदम खुला, सबका स्वागत है। बड़े दिल वाले हम, आ जाइए। मतलब कह रहा हूं ऑल कैन अप्लाई। ठीक है, बाकी ये वाला पीडीएफ तो आपके पास होगा ही, नोटिफिकेशन का पीडीएफ, नहीं तो वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। किस डिपार्टमेंट पे कितना कितना पोस्ट है आप देख सकते हैं, है ना। बहुत अच्छी खासी ग्रेड पे है, 4600 की ग्रेड पे है इसमें। आपको दिखाया था आगे, है ना। वेतन कितना मिलेगा वो भी देखे थे आपने। परमानेंट टाइप का जॉब है, ये भी देखा था आपने। यहाँ पे देखिए 40% एंड 60% का कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। एज लिमिट, एज लिमिट कुल मिला के देखिए
18 वर्ष मिनिमम से लेके 37 वर्ष तक, 18 to 37। उसमें भी अगर आपका कुछ रिजर्वेशन कोटा वगैरह है तो पिछड़ा वर्ग में 40 और 42 तक भी जा रही है। मतलब 18 से 42 तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? और ये जो डेट ऑफ बर्थ आपका कंसिडर किया जाएगा, ये आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अनुसार ही कंसिडर किया जाएगा, या डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो होगी आपकी, जो अगर आपने बनवाया है मेडिकल में, है ना, तो उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग कंसिडर किया जाएगा, या तो आपका ये वाला। ठीक है? और एक चीज कह रहा हूं, जिसके पास जो भी कागज नहीं है सब नया नया अपना कागज बनवा लो, 1 महीने का भी टाइम है ना। ओबीसी का सर्टिफिकेट हो या फिर ईबीसी का, जो भी अपडेट करनी पड़ती है सब न्यू आप अपडेट करवा लीजिए अपने पेपर्स को बहुत अच्छे तरीके से। सर्टिफिकेट में अपने पिता का नाम, माता का नाम, अपना नाम, या कागज में अपने पिता का नाम, माता का नाम, अपना नाम, घर का एड्रेस, सब कुछ एकदम सही अच्छे से करवा लीजिए। ठीक है? ये बहुत जरूरी है, तो इस बीच में ये काम भी करवा लो तैयारी के साथ। और एक चीज देखिए, जो स्टेट का रिजर्वेशन है, स्टेट का जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसका लाभ केवल स्टेट के बंदे को मिलेगा। ये तो सभी स्टेट में होता ही है, तो यहां पर भी है। स्टेट का रिजर्वेशन का लाभ ईबीसी हो, ओबीसी हो, वो केवल स्टेट के बंदे को मिलेगा। बाकी अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप यहां पे यूआर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे आपके कागज हैं बाबू। ठीक है? इनमें से जो भी कैटेगरी में आप आते हैं आप अपना कागज अपडेट करवा लीजिए। ईडब्ल्यूएस तो करवा ही लीजिए, है ना, और बाकी ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी सर्टिफिकेट जो भी है सब आप अच्छे से अपडेट करवा लो, नया बनवा लो, रिफ्रेश करवा लो, बहुत जरूरी है। और पुराना भी रखिए। ठीक है? नया तो बनवाओगे ही, पुराना भी रखिए, जो नया बन सकता है उसको नया बनाओ, बाकी पुराना भी रखो ये सब कागज। देखो जो फॉर्म फिलअप का फी है ना, वो है यहाँ देखो 600 रुपया, 150 रुपया, अलग अलग, है ना, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग। और जो अदर स्टेट के हैं, आप अगर अदर स्टेट के हैं तो 600 रुपया, है ना, कुछ भी हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैंने बोला, जो रिजर्वेशन का सिस्टम है उसका फायदा, उसका लाभ केवल स्थानीय अभ्यर्थियों को मिलेगा। पेमेंट जो होगा ऑनलाइन मोड लिया जाएगा ओनली, ऑफलाइन मोड का पेमेंट इसमें है नहीं, है ना। फोटो पहचान पत्र, यहाँ पे ध्यान दो, एक चीज लिखा हुआ है, उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन भरते समय अपने फोटो युक्त पहचान पत्र के लिए प्राथमिकता के आधार पर आधार कार्ड संख्या, आधार नंबर अनिवार्य है, अंकित करना आवश्यक है या अनिवार्य है। आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्य, अच्छा, मतलब आप और भी अगर आपके पास है तो कर सकते हैं। तो ये अब यहाँ पे आवश्यक है लिखने का कोई मतलब तो था नहीं यार, है ना, फालतू का बेवकूफ बनाने वाला काम करता है। जो भी फोटो आईडी है आपके पास, ठीक है, आप उसका यूज कर सकते हैं। ओके, मतलब आपके पास अगर आधार कार्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप दूसरा भी जो भी पहचान पत्र है आपके पास, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, है ना, वोटर आईडी हो, आप उसका नंबर अंकित करवा सकते हैं, जो कि आपको परीक्षा में लेके जाना होगा, प्रस्तुत करना होगा। अब देखो चयन की प्रक्रिया, एग्जाम दोगे, एग्जाम में मेरिट निकलेगा, उसके हिसाब से आपकी सिलेक्शन की जाएगी, इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम जो मेरे को यहाँ पे लग रहा है ना, जो बीपीएससी एई वाले में भी था, उसके अगेंस्ट में तो बीपीएससी एई वाले में तो उस समय जो वैकेंसी आई थी, है ना, इस कारण से केस भी हम लोगों ने लगाया था। आप हमारे वीडियो अपडेट्स को देखे होंगे अगर, ठीक है, केस का प्रक्रिया भी हम लोगों ने चालू कर दिया है। ये कॉन्ट्रेक्चुअल, देखो संविदा पे जो काम कर रहे हैं उनको अधिमानता दी जाएगी। क्या मतलब इसका, अभी समझाएंगे, अभी समझाएंगे आपको इसका क्या मतलब है। और एक चीज, जो संविदा पे काम कर रहे हैं उनका जो डेटा कंसिडर किया जाएगा वो इस तारीख तक का कंसिडर किया जाएगा, इसके बाद तक का नहीं। ठीक है, 22/5/2023, मतलब जिस
टाइम से, जिस समय सीमा से आपका फॉर्म फिलअप चालू होगा तब तक का एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ वैलिडेट किया जाएगा, उसी के अनुसार मेरिट दिया जाएगा। क्या मेरिट दिया जाएगा समझो बात को। लेकिन उससे पहले ये देख लो एग्जाम का कंपोजिशन। जैसे कि मैंने बोला 100 क्वेश्चन अगर है तो उसमें 80 टेक्निकल, 20 नॉन टेक्निकल रहेगा आपका, ठीक है। 80 टेक्निकल जो होगा आपका डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस के तहत होगा, ठीक है, जो अपना डिप्लोमा का पाठ्यक्रम है। तो इसमें सब कुछ आ जाता है बाबू, मैंने देखा था केमिस्ट्री फिजिक्स सब जगह से सवाल पूछेंगे, तो सब कुछ पढ़ो। जितना भी जो नोट्स पढ़े हो, नोट्स बना रखे हो अपने कॉलेज टाइम पे, वो नोट्स होंगे ना, वही नोट्स काम आएंगे तुम्हारे एग्जाम में अभी फिलहाल, ओके। और 20% आपका जनरल नॉलेज का होगा, सामान्य अध्ययन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी, सीबीटी यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, ओके। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा अगर चरणों में एग्जाम होगा, स्टेजेस में। जैसे एसएससी जेईई में नॉर्मलाइज होकर नंबर निकलता है ना, कोई शिफ्ट इजी हो गया या कोई शिफ्ट हार्ड हो गया, तो उसके अनुसार नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है, ये चीज को भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, तो एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से होगा, टफ होगा। और एक चीज देखो, जितने भी बच्चे फॉर्म भरेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट ये लिखा गया है, रिजल्ट तभी आपको देगा अगर आप जनरल से हैं तो मिनिमम आपको 40% ओवरऑल स्कोरिंग करना होगा, ये लिखा गया है। और उसके अकॉर्डिंग फिर पिछड़े वर्ग के लिए 36%, 36.5, फिर अत्यंत पिछड़ा 34%, और बाकी जो डिजेबल कैंडिडेट्स हैं, है ना, उनके लिए 32%। ये सिस्टम यहाँ पे किया गया है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ये नोट एक चीज ध्यान रखना, तो इतना तो कम से कम पढ़ो कि इससे ज्यादा स्कोरिंग करो, क्योंकि इनके इससे ज्यादा जिनका स्कोर होगा उन्हीं में से कहीं ना कहीं कट ऑफ निकल के आती है, ओके, उन्हीं का मेरिट बनेगा। सिलेबस हम डिस्कस कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बाबू, बुझिला बात का, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बुझाया। अब ये चीज को समझो क्या है। यहाँ पे देखो जो भी तुम्हारा एग्जाम है, यहाँ पे वेटेज वाला सिस्टम है। जो भी एग्जाम है, यहां से अब ध्यान से समझना, ये एग्जाम का कुल वेटेज 75% है, मतलब 75 अंकों का वेटेज है इसका। और जो एक्सपीरियंस है उसका वेटेज कुल मिला के 25%। जैसे कि आपको तो बोल दिया गया कि टोटल जो एग्जाम होगा उसमें 100 प्रश्न होंगे, एक एक नंबर का प्रश्न है, मतलब 100 नंबर हुआ ना, तो वो 100 नंबर पर 75% कंसिडर किया जाएगा, समझ गया। तो जो भी फ्रेशर स्टूडेंट है, जो भी आज तक संविदा पे काम नहीं किए हो, समझो बात को, जो भी आज तक संविदा पे काम नहीं किए हो, उनका 75% पर ही मेरिट बनेगा। मतलब आप 100 नंबर के एग्जाम तो देंगे, लेकिन आपका जो ओवरऑल परसेंटेज निकाला जाएगा वो 75% मार्क्स निकाला जाएगा, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ 75%। इसके बाद क्या होगा समझिए, इसके बाद ये होगा कि जो ऐसे लोग हैं जो संविदा पे काम कर रहे हैं, और मान लीजिए वो 5 साल काम कर चुके हैं, तो हर एक साल का एक्सपीरियंस बेसिस पे 5% मार्क, या कह लो या सिंपली 25 अंक है ना, तो 5-25 कितना हो गया 25, तो ये 25 नंबर उनको ऐड हो जाएगा। जितना अगर 5 साल का है तो ये पूरा का पूरा 25 उनको मिलेगा, अगर 3 साल का है तो 15 मिलेगा, 2 साल का है तो 10 मिलेगा, ऐसा ये नंबर उनमें फिर ऐड हो जाएगी। समझ रहे हो बात को, ऐसा। ये यहाँ पे अंक लिखा है, आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मैं कह रहा हूं ये बेसिकली परसेंटेज के रूप में देखा जाएगा, मतलब आपका जो 100 नंबर का एग्जाम है उसको एज ए 75% कंसिडर किया जाएगा। तो जो भी आपका स्कोरिंग हुआ, ठीक है, मतलब 100 को आपने 75% कंसिडर कर लिया, तो मान लीजिए अगर 80 नंबर स्कोर कर रहे हैं तो उसके अनुसार आपका कितना परसेंटेज बना वो आप देखें। प्लस उसमें यदि कोई ऐसा बंदा है जो संविदा पे काम कर रहा है, वो भी एग्जाम दिया और वो भी सेम 80 नंबर लाया है, तो उसका भी सेम परसेंटेज बना, बट यहाँ पे ये ऐड हो जाएंगे उसके लिए, फिर है ना, ये एक्सपीरियंस वाले ऐड हो जाएंगे उसके लिए, तो उसका मेरिट आपसे आगे भेटाएगा, वैसे ही जाएगा कि नहीं जाएगा वो, तो उसका सिलेक्शन पहले होगा ना, ज्वाइनिंग उसको पहले देगा ना। और ऐसा नहीं है कि ये जो सिस्टम है
ये 7,000 जो पोस्ट निकला है इसमें कुछ ही पोस्ट के लिए है, ऐसा भी तो नहीं है। 7,000 पोस्ट पे ये सिस्टम लागू है, समझ गया? 7,000 पोस्ट पे संविदा कर्मियों को ये फायदा मिलेगा, ठीक है? तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये फायदा नहीं मिलना चाहिए संविदा कर्मी स्टूडेंट्स को जो संविदा पे काम कर रहे हैं, मिलना चाहिए, ऑब्वियसली मिलना चाहिए। सरकार ने प्रावधान किया है, उनके हित के लिए किया है। बट ऐसे में सोचो, एई वाले में तो चलो मैं मान के चलता हूँ थोड़ा कम बेस है ना, उतना कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट नहीं निकला था, तो उसमें अगर मान लो मेगा वैकेंसी निकलता है तो फिर भी चलिए जो भी है ना, कम बेस जो संविदा कर्मी है उनको फायदा मिलने के बाद फिर भी कुछ वैकेंसी बचते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान दो बाबू, जेई लेवल पे मैं यही सोच रहा था, बिहार में आज से पहले जितने भी नियुक्तियां हुई हैं सब तो कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पे हैं, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम सीट तो इधर चले जाएगा। और एक चीज, बहुत सारे बच्चे फिर ये कमेंट करेंगे, अरे हम डिबेट में भी गए हुए थे इस मैटर को लेके, वहां पर भी हमने उन नेता मंत्री को बोला था, जदयू का नेता और लोजपा का नेता और बीपीएससी का चेयरमैन भी आया हुआ था, ठीक है? वो लोग भी यही कह रहे थे कि अरे वो काम पे ध्यान देते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते, ऐसा वैसा। अरे आजकल पढ़ने वाला सब पढ़ता है, तुम समझो एक सब इंस्पेक्टर आईएएस का एग्जाम जब निकाल लेता है, और यहाँ तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, तुम ही समझो खुद पे, मानो तुम कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हो, तुमको मौका मिले हम के परमानेंट हो जाएंगे, तो नहीं पढ़ोगे? पढ़ोगे ही ना, वैसे उनके साथ है ना? तो कौन पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा ये प्रश्न नहीं है। हम बुरे से बुरे कंडीशन को अगर कंसिडर करें और मान ले कि सभी पढ़ेंगे, तो ये सोचो पहले से भी कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट पे हैं ही। ये बस मैं एक चीज कह रहा हूं, अगर इससे किसी को आपत्ति नहीं है तो कोई बात नहीं है, जो है बहुत अच्छी बात है, चलने दीजिए। लेकिन है ना, समझ गया? तो ये सिस्टम यहाँ पे है, और किसी को ज्यादा डिटेल चाहिए इसके ऊपर तो संपर्क कर सकता है हमसे, ठीक है? वीडियो में कमेंट करो, संपर्क कर सकते हैं, या फिर किसी को कोई प्रॉब्लम लग रहा है तो देखिए, अगर कुछ किया जाना है तो किया जाएगा। यही सेम मुद्दे को लेके एई वाले मैटर में केस लगा चुका है, ओके? तो बाकी वही सब आपका मैटर था, तो देखिए देख लीजिएगा अपने हिसाब से। बाकी 21/6 तक आप अप्लाई करोगे, है ना? और सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए आपके पास, या फिर आपके पास डिग्री मतलब डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट हो या प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो, आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। मतलब आपका एग्जाम हो चुका है और डिग्री मान लो फाइनल वाला नहीं आया तो कम से कम कॉलेज देता है ना प्रोविजनल, तत्काल कालीन, अभी फिलहाल हाल फिलहाल के लिए, है ना, ताकि आप फॉर्म वॉर्म अप्लाई कर पाओ, वो भी सर्टिफिकेट अगर होगा चलेगा। बाकी मेट्रिकुलेशन की सर्टिफिकेट तो आपके पास होनी ही चाहिए, होगी ही, ठीक है? बाकी इस वाले पीडीएफ में और बाकी सारा डिटेल कि कैसे क्या अप्लाई करेंगे, कैसे फोटो को भरेंगे, है ना, क्या क्या होना चाहिए, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह, ये सब चीज तो कॉमन है। देखो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, है ना, आजकल इतना तो ज्ञान होता ही है सबको, तो थोड़ा देख के उस हिसाब से फॉर्म को भर देना है, समझ गए बात को? और बाकी तैयारी के लिए बाबू किसी को ढंग से अच्छे से तैयारी करना है, कोई कंफ्यूजन में नहीं रहना है। सिविल इंजीनियरिंग का बात कर रहा हूं, 999 रुपया फी लेंगे, सिविल इंजीनियरिंग का सारा सेक्शन तगड़ा करवा देंगे। अपना स्टेट के बंदे को फॉलो करो, ये जरूरी है, तब हम लोग को सपोर्ट मिलेगा और आगे बढ़ेंगे। जय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय बिहार। हाँ एक चीज तो बताना भूल गया, क्लास ज्वाइन करने के लिए कंसेप्ट डिकोडर का एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए, ठीक है? डाउनलोड करने के बाद हमें वहां पे मैसेज कीजिए। क्या मैसेज करोगे? बीटीएससी जेई सिविल। एक चीज ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूं, सिविल इंजीनियरिंग, मतलब ई कंफ्यूजन में नहीं रहना कि नॉन टेक भी पढ़ाएंगे, हम नॉन टेक नहीं पढ़ाते, आई एम फैकल्टी ओनली फॉर सिविल, ठीक है? हाँ, लेकिन ये जो सिविल बता देंगे, इसमें सिविल में से जो प्रश्न आएंगे वो आपके एग्जाम में नहीं छूटेंगे, वो तुम सही सही टिक लगा के ही आओ, ये मेरा 100% दावा है। मान लो सिविल के
कम से कम 65 क्वेश्चन तो आएगा ही, 60-65। तो इसमें से कम 58 से 60 क्वेश्चन आपका सही होगा ही होगा। मेहनत है, पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट। अच्छा, ये 65 क्वेश्चन में सिविल का कोर सिविल क्यों बोला, बाकी कहाँ गए यार? 80 टेक्निकल था। अरे इसमें फिजिक्स भी है ना, केमिस्ट्री भी होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वाला भी कुछ होगा फर्स्ट, क्योंकि डिप्लोमा का पूरा पूरा पाठ्यक्रम है। तो डिप्लोमा में जो जो तुम पढ़े हो सभी सभी सब्जेक्ट का है इसमें। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी कुछ कुछ होगा, है ना, सब जगह से क्वेश्चन पूछेगा। तो उसमें सिविल का भी है ना, जियोटेक, आरसीसी, जो अपना कोर सिविल है। तो जो कोर सिविल वाला पोर्शन है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम पढ़ा देंगे। बाकी जो फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ के, इलेक्ट्रिकल छोड़ के, बाकी जो पूरा सिविल का जो कोर सेक्शन है, मतलब समझ लो कि जो एसएससी जेई वगैरह का सिलेबस है, जो सारे सब्जेक्ट तुम उसमें पढ़ते हो, वो सारा सब्जेक्ट तुम्हारा तगड़ा हो जाएगा 999 में, ठीक है।